नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग से संबंधित विभिन्न आलोचनात्मक प्रश्नों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक विषय से संबंधित जानकारी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रंगमंच की दृष्टि से अंधा युग और अंधा युग और रंगमंच की विशेषताएं, इससे संबंधित अब व्याख्या शुरू करेंगे। हम सब जानते हैं नाटक की कसौटी मंच है। निर्विवाद रूप से नाटक को मंचित किए बिना उसकी भाव संपदा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने निबंध संग्रह पश्यंती में लिखा है कि आज जब नाट्य लेखन की समस्याओं पर विचार करने हम इकट्ठे हुए हैं, मुझे एक वयोवृद्ध नाटककार का आत्मीयता भरा चेहरा याद आ रहा है, मामा वरदकेश। जब कभी हिंदी नाटक और रंगमंच की बात चलती है तो मामा बड़े दृढ़ स्वर में कहते हैं, भाई जब तक हिंदी नाटक केले नहीं जाते तब तक अच्छे नाटक लिखे कैसे जाएंगे। और खेलने के कॉलेज विश्वविद्यालय के चौकरों का अधकचरा रंगमंच बड़े बड़े शहरों के चंद पढ़े लिखे शौकियों से सीधा संबंध जुड़े तभी ठीक नाटक रचना संभव है। अंधा युग की रचना डॉक्टर धर्मवीर भारती ने रंगमंच के लिए ही की। इस कारण रंगमंच ही उसकी रूप अवधारणा का प्रेरक और नियामक बन हमारे समक्ष आता है। भारती ने अंधा युग के निर्देश में इस मत की पुष्टि भी की है। कैसे देखेंगे? मूलतः यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रख कर लिखा गया है। यहाँ पर उसी मूल रूप में छापा जा रहा है। लिखे जाने के बाद उसका रेडियो रूपांतरण भी प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण इसके संवादों की भाषा और लय को मांझने में काफी सहायता मिली। मैंने इस बात को ध्यान में रखा है कि मंच विधान को थोड़ा बदलकर या खुले मंच वाले लोकनाट्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अधिक कल्पनाशील निर्देशक इसके रंगमंच को प्रतीकात्मक भी बना सकते हैं। वस्तुतः अंधा युग में प्रथम बार काव्य एवं नाटक के गहन आंतरिक संबंधों को उद्घाटित करने के साथ साथ काव्य नाटक के विकास के क्षेत्र में एक स्वस्थ और नवीन मोड़ उपस्थित किया। रंगमंच की समस्त विशेषताओं, काव्यत्व, नाटकत्व, जीवन से संबद्धता, प्रतीकात्मकता, कथा संगठन, पात्रों के व्यक्तित्व के मार्मिक अंकन, गीत संगीत, छंद की नवीनता एवं लय, कथोपकथन की उचित संयोजना, कला की सौदेश्यता आदि सभी मानदंडों पर यह सशक्त तथा पूर्ण कृति अंधा युग ने हिंदी नाटक को ही नहीं, हिंदी रंगमंच को भी गहरी कलात्मक सार्थकता दी है और दोनों के अभिन्न संबंध को बड़ी तीव्रता से स्थापित किया है। अंधा युग के मंच विधान को डॉक्टर धर्मवीर भारती ने बहुत सरल बनाने का प्रयास किया है, लेकिन स्वयं ही अंधा युग के मंचन के लिए पर्याप्त विस्तार से अपने मत को पुष्टि करते हुए वो निर्देश देता है, कथा वस्तु 5 अंकों में विभाजित हैं। बीच में अंतराल के पहले दर्शकों को लंबा मध्यांतर दिया जा सकता है। मंच विधान जटिल नहीं है। एक पर्दा अंक के प्रारंभ में उठेगा और अंक के अंत तक उठा रहेगा। उस अवधि में एक ही अंक में जो दृश्य बदलते हैं उनमें बीच का पर्दा उठता गिरता रहता है। बीच का और पीछे का पर्दा चित्रित नहीं होना चाहिए। मंच की सजावट कम से कम होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। अंधा युग में अंक परिवर्तन तथा दृश्यांतर के लिए कथा गायन की पद्धति को भारती ने लोकनाट्य से संग्रहित किया है।
प्रहरियों के संवाद और उसके नियोजन ग्रीक नाट्य मंच और ग्रीक शैली की याद दिलाते हैं। रंगमंच पर प्रकाश और पर्दों को लेकर उन्होंने जो स्फुट टिप्पणियां दी हैं, उसने उनकी अभिनेता के प्रति जागरूकता का परिचय मिलता है। प्रसंगानुसार पीछे के पर्दों को प्रकाश अथवा अंधकार में रखकर रंगधर्मिता की उपयुक्तता के दोहरेपन ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था का आयोजन किया है। अंधा युग में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने पर्याप्त रंग संकेत दिए हैं जो मंच पर अभिनय और रेडियो से प्रसारित होने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रायः पात्रों की वेशभूषा के विषय में अधिक संकेत ना देकर भी भारती ने रंग संकेतों की योजना से पात्रों की उद्विग्न मनस्थितियों, चेष्टाओं और भाव भंगिमाओं को समझाने में सरलता लाई है। इन रंग संकेतों से रंगमंच को एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ है कि यह मंच की क्रियाशीलता को जीवित रखने में सहायक है। इसके प्रमाण के लिए उदाहरण के रूप में हम पात्रों की क्रियाओं को उद्धृत कर सकते हैं, जैसे सहारा लेकर चलना, सैनिक को घिसकते हुए आना, हाँफना आदि। इसी प्रकार उल्लू और कौवे से संबंध प्रासंगिक घटना को भारती ने दीर्घ रंग संकेत के रूप में प्रस्तुत कर रोमांचकारी वातावरण उपस्थित कर दिया है। यथा वर्णन देखेंगे। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर पड़ता है जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। विराम। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लूक को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उल्लूक पहले सहम जाता है, फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव, कोलाहल, चीत्कार दोनों गूंजते रहते हैं। बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश। कौवे के कुछ टूटे हुए पंख और उल्लूक के पंजे रक्त में लथपथ। उल्लूक उन पंखों को उठा उठा कर नृत्य करता है। वधोल्लास का तांडव। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर। सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्टहास कर पड़ता है। उल्लूक घबरा कर रुक जाता है, देखता है। अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उल्लूक कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता है। देखिए, पूरा प्रसंग इतने संक्षेप में दिखाया है। अंधा युग की अभिनेता विषयक विचार विश्लेषण में संवादों की सार्थकता और रंगधर्मिता को विश्लेषित करना भी आवश्यक एवं अपेक्षित प्रतीत होता है। अंधा युग के पट परिवेश में व्याप्त सर्वत्र अनास्था, कुंठा, शोक और आक्रोश के अनुरूप ही कहीं तो संवाद संक्षिप्त होकर स्वाभाविकता का परिचय देते हैं और कहीं यही संवादों की संक्षिप्तता विशृंखल रूप के विन्यास के रूप में अभिव्यक्त हुई है। कथोपकथन को सशक्तता एवं क्षमता प्रदान करने के लिए कवि ने कहीं तो शब्द विशेष, शब्द समूह अथवा पंक्ति विशेष को आश्रय बनाया है और कहीं कहीं सूक्ति गांभीर्य से भावाविष्ट उक्तियों से श्रृंगार किया है और कहीं अर्धगर्भ मौन को मानदंड बनाकर कुछ विशेष स्थलों पर भावावेगों को तीव्र और सक्षम अभिव्यक्ति देने के लिए उक्तियों को अपूर्ण छोड़ दिया है। अश्वत्थामा की पांडव वंश को जड़ से निर्मूल करने की दृढ़ प्रतिज्ञा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। अश्वत्थामा के विषय में गांधारी की छटपटाहट से भी तीव्र जिज्ञासा। पत्थर की खानों से मणियां निकलती है। बाधा मत डालो विदुर, संजय फिर डाट 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 डाट। इस तरह से अनेक प्रसंगों में इसी तरह की शैली के उदाहरण पाए जा सकते हैं। मंच पर अभिनय के लिए इसकी भाषा
आवश्यकतानुसार लयात्मक आवेग प्रवेग आरोह अवरोह आदि को समेटे हुए हैं, जिसके कारण इसकी भाषा में पर्याप्त नाटकीयता, सघनता और सारानुरूप साहित्यिक गुण विद्यमान है। ध्वनि को प्रसंगानुकूल उठना गिरना अंधायुग की अभिनयात्मक सफलता का एक मुख्य आधार है। इस प्रकार रंगमंच की दृष्टि से एक सफल नाटक अंधायुग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।